सुनते सुनते कभी कभी मैं जो उनके गीत और गाने सुनता था तो मैं भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ ऐसे लिख देता था। जयनारायण राय जी वो प्रतिदिन पूरे कक्षाओं को एक रूम में बैठा के और रामायण और महाभारत की सीरियल वाइज कथाएं कहते थे। उस समय का लिखे हुआ कुछ याद है आपको? कि उसी साल 1973 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ, उसकी वजह से मैं टूट गया। उसके आधार पे 2012 में संभावनाएं भी बन गई कि अभिमन्यु पांडे को टिकट मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां रही, चाहे कुछ समीकरण ऐसे बिगड़े कि मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन मैंने सपोर्ट किया और सपोर्ट करके यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक चुनवाया। ये सब चीजें हमारे संग्रहों में हैं जिसको बहुत लाइक किया गया, यहाँ देश में ही नहीं विदेश में भी। मेरे मन के आंगन में तुम भंवरे बन के बिहरो, इस तरह की कविताएं हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट आवाजों की उड़ान में, जहां हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने अपने जीवन से एक नई कहानी लिखी। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जो कभी भारतीय वायुसेना में देश की सेवा कर रहे थे और अब शब्दों के माध्यम से दिल को छू रहे हैं। एयरफोर्स के आसमान से उतरकर अब कविताओं के संसार में ऊंची उड़ान भर रहे हैं। आज के हमारे मेहमान हैं सर्जेंट अभिमन्यु पांडे उर्फ मन्नू जी, जिनकी कविताएं न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में सराही जा चुकी है। तो आइए हम बात करते हैं एक योद्धा से, एक कवि से, जिनकी रचना बहुत शानदार है। आइए हम बात करते हैं सर्जेंट अभिमन्यु पांडे मन्नू जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका बचपन कहाँ बीता और बचपन से एयरफोर्स तक का सफर आपका कैसे शुरू हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद आवाजों की उड़ान संस्था को, अनीश जी को। और जहाँ तक बचपन का सवाल है, मैं गांव में पैदा हुआ, किसान के घर, यहाँ से करीब करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर जी गाजीपुर जिला है, जिसका एक गांव है कटिया जी, सादात क्षेत्र में, वही मेरा जन्म हुआ। और मेरी माता जी काफी सौम्य स्वभाव की थी, गृहिणी, अच्छी गृहिणी और अच्छी माँ, जो हमें जीवन कैसे जीना है, कैसे रहना है, उन्होंने सिखाया। पिताजी धार्मिक प्रवृत्ति के और संगीत में रुचि रहने वाले, इन लोगों की वजह से कुछ गुण हमारे अंदर आए। और साथ ही हमने देखा, हमारा गांव जो था, उस गांव में संगीत का बहुत प्रचलन था। गांव की हमारी जो ग्राम देवी हैं, चंडिका देवी, वहां हर साल रामनवमी को मेला भी लगता है और उस मेला के टाइम पर पूरा गांव त्योहार में मनाता है। और उस समय मंचन होता था राजा हरिश्चंद्र का, अच्छे अच्छे नाटकों का, और भजन कीर्तन आदि होते थे। और मेरे पिताजी ब्रह्मानंद भजनों के और ठुमरी वगैरह के गाने में रुचि रखते थे जी। तो मुझे भी ले जाते थे। तो मेरी भी रुचि कुछ वाद्य यंत्रों में और कुछ गाने वाने में आई। तो लोग, बड़ा अच्छा लगता था लोगों को, और लोग बहुत प्रेम देते थे हमें। और साथ ही उसके साथ जो गांव में लोकगीत होती है, बिरहा, वो भी हमारे गांव में प्रचलित था। खूब अच्छी तरह से अखाड़े थे,
उसमें भी मैं जाता था, उसमें भी हमें जो है मौका मिलता था, अवसर मिलता था, वहाँ भी हमें जो है समय दिया जाता था। तो धीरे धीरे अब चूंकि सुनते सुनते कभी कभी मैं जो उनके गीत और गाने सुनता था तो मैं भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ ऐसे लिख देता था। तो लोगों ने कहा ये तो अच्छा लिख रहे हैं भाई। तो कुछ लोगों ने कहा तो हमने जो है थोड़े कभी कोई धुन पे कोई गीत या कोई बिरहा ऐसा लिख के दिया तो वो गाए भी गए। और उसका जो है हमें छोटी उम्र में बहुत हमें समझिए कि इज्जत भी मिली, लेकिन वो चीज वहाँ की वहाँ रह गई। वो समझिए प्राइमरी में मेरा एडमिशन था अपने गांव में ही। वहाँ प्राइमरी में हमारे जो हेडमास्टर साहब थे, जो गुरुजी जननारायण राय जी, वो प्रतिदिन पूरे कक्षाओं को एक रूम में बैठा के और रामायण और महाभारत की सीरियल वाइज कथाएं कहते थे। शुरू करते थे रामायण से, जब धीरे धीरे रामायण खत्म हो जाता था महीना दिन में 15 दिन में, तो फिर वो महाभारत कहना शुरू करते थे। और इतनी अच्छे ढंग से कहते थे जैसे लगता था कि हम उस चीजों को देख रहे हैं। वो चीज हम लोगों को जो है बहुत अच्छा लगा और आज तक उनकी कही हुई बातें हम लोगों को याद रहती। और प्राइमरी के बाद फिर हम गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर गढ़वाल है, वहां हमारी शिक्षा दीक्षा हुई। 8वीं पास करने के बाद सादात जो करीब 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी पर है घर से, वहाँ एडमिशन हुआ हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में। और घर से उस समय का जमाना था पैदल ही बच्चे जाते थे, अब पैदल ही आते थे। 1 घंटा सवा घंटा में हम लोग पहुंचते थे, 1 घंटा सवा घंटा लगता था। कितनी दूरी पे था? करीब करीब बाजार तो 5 किलोमीटर और विद्यालय 6 किलोमीटर करीब एक तरफ से। और हमसे भी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पीछे से बच्चे आते थे और इतनी तेजी में जाते थे। हम लोग 10 बजते बजते सवा 10 बजते बजते पहुंचते थे और फिर वो क्लास व्लास भी करते थे। इसके बाद मेरी रुचि एनसीसी में भी थी, तो 4 बजे के बाद मैं आधा घंटा पौन घंटा एनसीसी भी होती थी, तो सब बच्चे तो चले आते थे, मैं पड़ जाता था अकेला। तो अकेले आने में, पैदल ही आना है, अकेले आना है, तो उस समय कुछ भाव बनते थे तो कुछ लिखता था उसको फिर रखता था, फिर फाड़ के फेंक देता था। तो इस तरह से उस समय कुछ न कुछ होता था, लेकिन हमको प्रोत्साहन वाला उस समय के लिखे हुआ कुछ याद है आपको? उस समय बहुत तो याद नहीं है। उस समय ज्यादातर प्रभाव मेरे ऊपर था निराला जी का, और जो गरीबी और दरिद्रता और अत्याचारों पर जो उनकी कविताएं होती थी जी, या वैसे उस पर जो है कुछ लिखता था। वो चीजें अब मेरे पास खोजेंगे तो मिलेगी नहीं, या होंगी भी तो नहीं। कुछ याद है आपको या? हाँ, वो अभी तो नहीं याद आ रहा है, फिर हम अभी इंटरव्यू के दरम्यान यदि आता है तो मैं बताऊंगा। ठीक। हाँ, ये तो इसके बाद जो है जी, इंटरमीडिएट करने के बाद, चूंकि घर की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी जी, तो हमेशा यही मन में था कि पढ़ने के बाद नौकरी करनी। लेकिन चूंकि अच्छे नंबर्स में पास हुआ और बचपन से ही प्रथम श्रेणी में पास आउट होता था, तो मेरा एडमिशन उस समय उसके आधार पर बीएचयू में हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। लेकिन दुर्भाग्य उस समय रहा मेरा कि उसी साल 1973 में मेरे पिताजी का देहांत हो, उसकी वजह से मैं टूट गया। सौभाग्य से एयरफोर्स की भर्ती हो रही थी, उसमें
6 जिलों के बच्चे आए हुए थे, तो 6-7 हजार की भीड़ थी। तब वैसे ऑनलाइन नहीं होता था, जी सीधे सीधे देख के और फिर जो है उनके कागज देख के और फिर जो है सिलेक्शन होता है। तो 6-7 हजार बच्चों में 4-5 दिन का वो टेस्ट हुआ। रोज लाइन लगाते थे, हम लोग करते थे। उसमें लास्ट में हम 69 लोग उसमें पास आउट हुए लास्ट में। अच्छा, 6,000 लोग में सिर्फ 69? 69 और 69 को जो है लेटर मिला और जाने के लिए मेडिकल के लिए कानपुर के लिए डेट दे दिया गया। और मैं उसमें गया कानपुर, और एक बार जाने पर मुझको टेम्पररी अनफिट किया 3 महीने के लिए, टॉन्सिल के लिए कि आपके गले में टॉन्सिल है, इसका इलाज कराइए। उसको इलाज कराने गया तो मैं सिलेक्ट कर लिया। मुझे एयरफोर्स भेज दिया गया। एयरफोर्स की ट्रेनिंग बेंगलोर में हुई, बड़ी अच्छी तरह ट्रेनिंग हुई। फिर सर्विस में आया, वहाँ भी अच्छे नंबरों से आया। एक रैंक हमको सीनियरिटी वहीं से मिल गई, पढ़ाई लिखाई की वजह से। अच्छा रहा मेरा एयरफोर्स का जीवन, और सबके साथ अच्छे व्यवहार, सबके साथ अच्छा कार्य, अच्छी ड्यूटी। और कभी भी जो है एयरफोर्स में मुझको जो है कोई गलत एंट्री नहीं हुई। डिसिप्लिन और उसके लिए मॉडल माना जाता था, परेड में भी मॉडल माना जाता था, ड्यूटी में मॉडल माना जाता था। और उसी आधार पर जो है जब मुझे जो है प्रमोशन मिलते मिलते सार्जेंट का प्रमोशन मिला। अच्छा, इस बीच मैंने अपनी पढ़ाई बंद नहीं की थी। यहाँ से पढ़ाई छूटने के बाद भी मैं प्राइवेटली पढ़ता गया और मैंने बीए किया, एमए किया और बीएड भी किया। गोरखपुर में पोस्टिंग थी, उसके दरमियान मैंने दिग्विजय नाट्य विद्यालय से बीएड किया। और जब मेरी सर्विस 13 साल की हो गई और उसके पहले ही मुझे जो है डिप्यूटेशन पर रख दिया गया एयरफोर्स की गैस एजेंसी के मैनेजर के रूप में जी। तो वहां भी मैंने अच्छा काम किया। 6 महीने के लिए भेजा गया और मुझको कंटिन्यू कराया लोगों, क्योंकि वो ऐसा काम था, फाइनेंस का था और सबके सुविधा का था, और उसको बड़े ढंग से, ईमानदारी से और ब्यूटीफुल ढंग से करना था। तो किया, तो मेरा जो है वो एक्सटेंशन होता गया, और इतना एक्सटेंशन हुआ कि जब तक मेरे डिस्चार्ज का, रिटायरमेंट का समय नहीं आ गया, तब तक वो जो है पोस्ट हमें जो है बरकरार रखा गया। और जब मैं सर्विस से बाहर आने लगा तो मुझे 1 साल का प्री रिलीज कोर्स देके जी वापस भेजा गया। तो उस प्री रिलीज कोर्स में ऐसा होता है कि जीवन आगे को चलाने को एक ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसमें मुझे 60 हैंड टाइप राइटिंग का कोर्स दिया गया, जो नैनी में, ITI नैनी में था। तो वो भी मैंने किया, वो भी अच्छे नंबरों से पास किया। और इसके बीच ही मैंने सिक्योरिटी ऑफिसर्स, फायर ऑफिसर्स और कई ऐसे कोर्स बीच बीच में जितने थे ऑनलाइन और जाके मैंने किया था। इस तरह मेरे पास इतने सर्टिफिकेट हो गए थे कि मैं ये समझ रहा था, बीएड वगैरह सब था, कि मैं सर्विस से बाहर भी जाऊंगा तो मुझे कोई एम्प्लॉयमेंट की कोई दिक्कत नहीं। इस आधार पे मैंने डिस्चार्ज ले लिया। 15 साल जब मेरी पेंशन आ गई, पेंशनेबल हो गई, तो मैं डिस्चार्ज लिया। उसके साथ ही ट्राई भी करता रहा। लोगों, मित्रों ने जो कहा था कि भाई आप एक सर्विसमैन होंगे तो आपको जो है तरह तरह की सुविधाएं मिलेंगी गवर्नमेंट की तरफ से, गैस एजेंसी मिल सकती है, आपको पेट्रोल पंप मिल सकता है, आपको जो है किरोसिन की एजेंसी मिल सकती है। तो मैंने गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप के लिए एनओसी लेके सर्विस से मैंने फॉर्म भरना शुरू कर दिया था। और इतना लोगों का सहयोग रहा और इतना व्यवहार रहा कि उसमें मेरे नाम 2 जगह आ गए। एक गैस एजेंसी के लिए भी आ गया, उस समय मिर्जापुर की गैस एजेंसी खाली थी,
वो उस पर, और एक यहाँ फाजिल नगर का जो है पेट्रोल पंप। तो हमें चॉइस करना था, एक ही लेना था, तो हम यहाँ फाजिल नगर में आ गए। अच्छा, और मैं बताऊं कि इस बीच इस पूरे दरमियान जो है ये साहित्यिक कार्य और संगीत का कार्य एकदम ही बंद रहा, क्योंकि सर्विस कर रहे थे। उस सर्विस का माहौल था तरह से ड्यूटी पीरियड, और इसके बाद मतलब एयरफोर्स के दौरान आप ये कहानी, कविता, इन सब से बहुत दूर हो गए। केवल वो समझिए ड्यूटी करना और अपने परिवार को पालना। शादी भी हो गई थी, परिवार साथ में था। ये 2 बच्चे थे हमारे, बड़े वाले संगीता और संदीप। वो उनकी जो है उनका एडमिशन हुआ था एयरफोर्स स्कूल, सेंट्रल एयरफोर्स स्कूल, इसके बाद सेंट्रल स्कूल में, वहां पे थे लोग। 89 में जब डिस्चार्ज हुआ तो वहां से लेके मैं इन लोगों को यहाँ आ गया। और तब जो है मैं एक तरफ समझिए कि कार से गिरा था खजूर पे, तो समझिए कि वहां से मैं एयरफोर्स से रिलीज हुआ, आके व्यवसाय में पड़ गया। क्योंकि व्यवसाय देते समय मुझसे वादा करा लिया गया था कि आप 24 घंटे अपना देंगे, और जिस तरह आप ड्यूटी कर रहे हैं उस तरह आप ड्यूटी करेंगे। इस तरह मैं बता रहा हूँ कि 89 में मैं आया, 90 में मेरा पेट्रोल पंप चालू हुआ, और उसको कैसे कैसे मैंने चालू किया उसकी एक अलग दास्तान है, उसको मतलब कि अलग से बताऊंगा। और 90 से समझ जाइए कि 61 साल की उम्र तक, 60-61 साल तक, ये आता है कम से कम 16 तक मैंने पेट्रोल पंप चलाया। और समझिए कि उसी दरमियान एयरफोर्स में था तब, और ये व्यवसाय के दरमियान मैंने 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग की तीर्थ यात्राएं सपत्नीक किया। और 2016 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा मैंने तिब्बत चीन की थी। और इस दरमियान मैं अपना व्यवसाय भी देख रहा था, ये भी किया। अब देखिए, ईश्वर को जो मंजूर होता है वो होता है, वो कराता है। अच्छा, हमें थोड़ा एक चीज बता दीजिए। मान लीजिए एयरफोर्स के दौरान आप कहानी, कविता, इन सब से बहुत दूर रहे। पढ़ता था, केवल पढ़ते थे। तो एयरफोर्स आप 89 में डिस्चार्ज हुए एयरफोर्स से, उसके बाद कोई ऐसी घटना हुई जिससे आप कहानी, कविता की तरफ गए? हाँ, यहाँ पर हम फाजिल नगर में जी आए तो हम केवल बिजनेस ही नहीं किए, हमारे संबंध सामाजिक संस्थाओं से हुए, शैक्षिक संस्थाओं से हुए, सांस्कृतिक संस्थाओं से हुए, साहित्यिक संस्थाओं से हुए। उसमें ही लोगों ने, इसमें शंभू शरण शाही जी का नाम आपने सुना होगा, जी, बृहस्पति उपाध्याय जी का नाम सुना होगा, और भी काफी विद्वान थे जी। इन लोगों के द्वारा एक संस्था का गठन हुआ, साहित्यिक संस्था जी। अग्रहार। अग्रहार जो गुप्तकालीन नाम है जी, जो फाजिल नगर में अग्रहार, वो सन 2000 में ये अग्रहार की स्थापना मेरे घर पे ही हुई। इसलिए कि ये जितने लोग थे यहाँ के सामाजिक, शैक्षिक और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, सब मुझको मानते थे जी। और यहाँ पे हुई। और मैं आपको बताऊं कि 1993 में, 90 में आया था, 1993 में ये इंटर कॉलेज है जो फाजिल नगर का, पावानगर महावीर इंटर कॉलेज, इसके शिक्षक अभिभावक संघ का अध्यक्ष भी मुझे जो है इलेक्ट किया गया, और तब से मैं उसमें भी जुड़ा रहा। फिर यहाँ की और संस्थाएं, और साथ में ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो है बाल शिक्षा समिति जो है, जिसको मतलब कि पढ़ौना शिक्षा समिति, तो उससे भी जुड़ा जी। और
उस समय जो है सरस्वती शिशु मंदिर के लिए जी ये हमसे कहा गया कि यदि इसमें वो जमीन और भवन होगा जी। तभी इसको जो है मान्यता मिलेगी। तो उसके लिए मैंने 4 कट्ठा जमीन भी दान दिया कोरोना बाल शिक्षा समिति को, जिसके आधार पे यहाँ जो है उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, मान्यता, और वो भी अभी चल रहा है। तो इस तरह, और इसके बाद जो है अभी बात हुई थी इस साहित्यिक क्षेत्र में आने की, जी तो सन 2000 में उस साहित्यिक जो है उसका बीज जो है हमारे घर पे पड़ा और यहाँ पे लोग आने जाने लगे और मैं भी आने जाने लगा कुछ साहित्यिक संगठनों में। और यहाँ के 2 बड़े मानिंद कवि थे, भागवत पांडे देहाती और डॉक्टर रामानंद राय गंवार, जी इन लोगों को भी सानिध्य में आया। तो जो कवि गोष्ठी होती थी, जी आज जो सम्मेलन होते थे उनमें मैं जाता था। जी तो चूंकि मैं कविता नहीं करता था, कविता के लिए उसकी समीक्षाएं हमसे कराई जाती थी। और इस तरह जो है कविता और गद्य और साहित्य के बारे में मेरी तो पहले से एक तरह से रुचि थी, साहित्यिक क्षेत्र का मैं छात्र ही था। और इसमें जो है कुछ बीज पड़े थे, लेकिन वो जो घर का जिम्मेवारी वाला माहौल था उसमें ये सब लुप्त से हो गए थे। मतलब वो कभी वो समय ही नहीं मिला उसको कि वो जो है उसमें अंकुरण हो। तो मैं परिवार को और अपने व्यवसाय को और समाज को ये देखा, बीच में मैं राजनीति में भी आ गया। राजनीति में भी यहाँ पे जो है मैंने किया तो बहुत प्रदेश लेवल तक वहाँ प्रदेश परिषद का सदस्य रहा। और 2012 में मैंने जो है 2002 में तो यहाँ से विधायक जिताया गया, बल्कि बाबा विधायक हुई जिसमें मैं किरदार था, उसमें मैं भी कार्यकर्ता था। और 2012 में जब ये दुधही क्षेत्र आया इस क्षेत्र में फाजिल नगर में, तो उसको जो है भाजपा में करने की मैंने बहुत प्रयत्न किया यहाँ से लेके वहां तक। उसके आधार पे 2012 में संभावनाएं भी बन गई कि अभिमन्यु पांडे को टिकट मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां रही, चाहे कुछ समीकरण ऐसे बिगड़े कि मुझे टिकट नहीं मिला। लेकिन मैंने सपोर्ट किया और सपोर्ट करके यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक चुनवाया। और तब से आज तक अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और यहाँ चल रहा है। तो ये तो ही बात राजनीति में, इसलिए कि ये सब कार्य में जितना बिजी हो गया कि साहित्य की तरफ मेरी नजर नहीं गई। लेकिन 2016 में मैं बीमार पड़ा, यहाँ दवा कराते रहा, कोई ठीक ठिकाना नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि मुझे काशी ले चला जाए, वहाँ ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर काशी में मुक्ति में कोई हमें मतलब कि अच्छा ही रहेगा। लेकिन भगवान भोले की क्या कृपा, वहाँ जाने के बाद एक ऐसे डॉक्टर मिले जो हमारे लिए भगवान हुए और उन्होंने मेरा रोग पकड़ लिया और उन्होंने 8 दिन के अंदर ही मुझे ठीक कर दिया। एक तरह से समझ जाए कि कहा उन्होंने कि आप जा सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक पूरा तक ठीक नहीं होता था। तो उस दरमियान जब मैं पूरी जिंदगी की आस छोड़ चुका था और सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, तो बस वही चीज आ रही थी और वही मतलब मेरा दिमाग भगवान की तरफ और साहित्य की तरफ हुआ। और समझिए मैंने पहली वो कविता लिखी थी, जब तन हो दुर्बल मन को सबल करना होगा, चाहे राह हो कितनी कठिन तुम्हें चलना होगा। जब तन हो दुर्बल मन को सबल करना होगा, चाहे राह हो कितनी कठिन तुम्हें चलना। इस तरह से मेरा
मेरी कविताओं की शुरुआत हुई 2017 से, 16-17 से। तो इस तरह कविताएं लिखना शुरू किया, भाव आते गए, लिखता गया, डायरी भरती गई। मन में आया कि ये जो लिख रहा हूँ ये प्रिंट हो जाए, ये प्रकाशित हो जाए। तो 2021 में मैंने पहला कविता संग्रह छपवाया, पहली बार देखा। और 2021 के पहले 2019 में कोरोना काल आया हुआ था। कोरोना काल में जो मैंने देखा भीषण परिस्थितियां, उस पर मैंने लिखा ज्यादातर। वो जो है सब चीजें हमारी पहली बुक पहली बार देखा में आई, और उसको जो है मैंने 2021 में छपवाया। और इसके बाद जो है 101 कविता की है। फिर इसके बाद जो है 3 पुस्तकें 2022 में छपी, फिर 5 पुस्तकें 4 पुस्तकें 2023 में, फिर 5 पुस्तकें 2024 में। अब फिर जो है 1 पुस्तक अभी छपी है 2025 में, और एक जो है प्रेस में है। और साथ ही मैंने करीब 6 साझा संग्रहों में अपनी कविताएं दी, और 5 जो है साझा गद्य में मैंने अपने लेख लिखे, अपने जो है शोध प्रस्तुत किए, जगह जगह मुझे सम्मानित किया गया। और इस क्रम में मैं 9 देशों की साहित्यिक और एक तरह से धार्मिक के साथ साथ 9 देशों की यात्राएं की। अच्छा, एक चीज हमें बता दीजिए, जो आप लेखन लिखते हैं वो आखिर प्रेम पे होता है, देश पे होता है, समाज पे होता है, या जीवन पे? किस दिशा में ज्यादा झुकाव होता है? क्योंकि उस समय जीवन ही दांव पे लगा हुआ था जी। और मैं पूरी जिंदगी यही देख रहा था। हाँ। कि कैसे कैसे लोग जीवन जीते हैं, कैसे लोग परेशान हैं, क्या करते हैं तो कैसे परेशान हैं, ये सब चीजें मेरे मन में थी। और मोस्टली जो है मेरी ज्यादातर कविताओं में आपको कैसे जिया जाए जी। और हम क्या करें, कैसे करें, और हमारा लक्ष्य क्या हो, जी। हम कैसे जो है अपने जीवन को सुधार सकें, ये सब चीजें हमारे संग्रहों में हैं, जिसको बहुत लाइक किया गया, यहाँ देश में ही नहीं विदेश में भी। अच्छा, केवल मतलब आप जीवन पे कविता लिखते हैं? नहीं, केवल नहीं, ज्यादातर देश प्रेम भी है, उसमें प्रेम भी है, और गजल भी है, भजन भी है, मतलब। अच्छा, प्रेम की कोई कविता जो 2-4 लाइन हो जाए? अब मेरे मन के आंगन में तुम बन के मेरे मन के आंगन में तुम भंवरे बन के बिहरो, इस तरह की कविताएं हैं। अब चूंकि याद मैं कर नहीं पाता, मेरी सब इसमें लिखी हुई हैं, यदि उसको देखूंगा तो सब। जरा एक बार देख के ही हो जाए, यही कविता जरा एक बार देख के हो जाए। देखिए, इसमें जैसे है ना, प्रकृति में चारों ओर प्रकृति में फैली प्रेम की दास्तां, चारों ओर प्रकृति में फैली प्रेम की दास्तां, धरती और आकाश से लेकर जाने कहां कहां, तितली फूलों पर भंवरे कलियों पर ललचाएं, तितली फूलों पर भंवरे कलियों पर ललचाएं, प्रेम विवश हो बिना बुलाए खींचते खींचते जाएं, गुनगुन करते डोले इन पर घूमे यहाँ वहां, धरती और आकाश से लेकर जाने कहां कहां, नदियां सागर से मिलने को निस्दिन बहती जाएं, अब बिना मिलन के चैन न उनको पल भर ठहर न पाएं, कर देती अस्तित्व समाहित मिल सागर में जहां, धरती और आकाश से लेकर जाने कहां कहां, आसमान धरती के प्रेम में क्षितिज पे झुका हुआ, आसमान धरती के प्रेम में क्षितिज पे झुका हुआ, इंतजार में किसी के पर्वत दर पे रुका हुआ, अब बादल का बिजली से रिश्ता जाने सारा जहां,
धरती और आकाश से लेकर जाने कहां कहां। आप प्रेम में हो दीवानी लताएं तरुओं से लिपटें, प्रेम में हो दीवानी लताएं तरुओं से लिपटें, जड़ चेतन अस्थावर जंगम सब हैं प्रेम के बस में। अब मन्नू मन भी प्रेम विवश, मन्नू मन भी प्रेम विवश हो हरि के चरण गहा, धरती और आकाश से लेकर जाने कहां कहां, धरती और आकाश से लेकर जाने कहां कहां। अच्छा, इस तरह आप अब तक बता रहे थे कि लगभग 15-20 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। 14। इन पुस्तकों में आपके दिल के करीब कौन सी पुस्तक है? एक मतलब वैसे तो अपने बच्चे सबको प्यारे होते हैं, मतलब सभी बच्चे प्यारे होते हैं। जो मैंने लिखा है सभी 101 की हैं और सब कविताएं हमको अच्छी प्यारी हैं और सब बुक्स प्यारे हैं। लेकिन एक पुस्तक है जीवन संघर्ष जी, जिस पर हमको कमल सुनीत वाजपेयी पुरस्कार मिला हिंदी भवन से जी। तो ये इसको मतलब अब चूंकि विद्वानों ने इसको सराहा है, पाठकों ने सराहा है, तो इसको थोड़ा सा ज्यादा अंक दिए जाते हैं, वरना हमारी सब पुस्तकें अपने हिसाब से हमारे लिए सब अच्छी। अच्छा, तमाम जगह विदेशों में आप कविता कहानी करने गए हैं, तो एक चीज हमें जानना था कि क्या विदेश के लोग भारतीय कविता को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं या सेम ऐसे लेके चलते हैं? क्योंकि भारत एक प्राचीन देश है जी, और यहीं की संस्कृति बहुत से देशों में गई बिखरी हुई, और ज्यादातर देशों की सभ्यता और संस्कृति यहाँ से प्रभावित है। और जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमको बड़े ढंग से, बड़े प्यार से, बड़े ढंग से मतलब सम्मान से वो पेश आते हैं, और हमारी हर बात को, हमारी साहित्य को, हमारी संस्कृति को, सबको प्यार करते हैं, सबको, यहाँ तक कि वो हमारे हीरोज जो हैं फिल्मों के, उनके नाम लेके हमारा सम्मान करते हैं, हमारे नेताओं के नाम लेके सम्मान करते हैं, और हमारी जो है ये साहित्य को बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और यहाँ तक कि इसको जो है अपनी भाषाओं में उसको ट्रांसलेट करने की भी बातें होती हैं। इस तरह से भारतीय साहित्य को जैसे भारत को पसंद किया जाता है विदेशों में, वैसे भारतीय साहित्य को भी पसंद किया जाता है। अच्छा सर, जब आप कविता लिखते हैं तो आपका माहौल कैसा होता है? शांति, संगीत या अकेलापन? ज्यादातर शांत वातावरण में ही भाव उठते जो हैं वो प्रबल हो पाते हैं। यदि शांत माहौल नहीं है जी, तो भाव उठते हैं, वो भाव फिर अलग बलगल हो जाते, अलग बिलग हो जाते। तो जब शांत माहौल में जो भाव उठते हैं तो उन भावों को शब्द देना एक कवि के लिए आसान होता है। तो उन भावों को अक्षर में, शब्द में, उसको हम कागज पे उतार देते हैं, और वो उतर जाती है जब, तो वो एक कविता, गीत, गजल, भजन का रूप ले लेती है। मतलब ज्यादातर शांति माहौल ही है। शांति माहौल में ही कविता का जन्म होता है। यस। अच्छा, अगर आप मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में अगर एयरफोर्स में होते तो आप कविता की तरफ गए होते? कह नहीं सकता, इसलिए कि जो वहाँ का माहौल था जी, जो हमारा जीवन का 35 साल बीता था, मतलब 19 से लेके 34 साल जी, तक मैं एयरफोर्स में था उम्र के। तो भाग दौड़ थी, ड्यूटी बाउंड था, तो हो सकता था कि इस क्षेत्र में नहीं आता, और इसके लिए तो हमारी बड़ी बिटिया जो डॉक्टर संगीता पांडे है जी, वो तो हमसे कहती है कि पापा आपने हम लोगों के लिए अपना जीवन बर्बाद कर दिया। हमने कहा क्यों बेटा? कहा यदि हम लोगों के पढ़ाई लिखाई और सेटलमेंट और शादी ब्याह के चक्कर में आप नहीं पड़े होते, आप जिस क्षेत्र में अभी 5 साल में इतना काम किया है आपने, यदि उस क्षेत्र में होते तो आज तक आपका स्थान कोई और हो, कुछ और होता। तो हम कहे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, वो जब भगवान को जब जो कराना होता है तभी वो कराता है, वो व्यक्ति अपने हिसाब से नहीं कर पाता। ये जो कुछ हो रहा है सब भगवान भोले की दया से हो रहा है,
उन्हीं के आशीर्वाद से वही जो लिखवाते अच्छा, हैं लिखता हूं। आपके बच्चे किस फील्ड में हैं? एक तो एजुकेशन में है, जी प्रोफेसर है डिग्री कॉलेज कुशीनगर में, डॉक्टर संदीप पांडे वो सामने बैठे हुए हैं। जी और बड़ी बिटिया जो है AA में PhD है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, जी जो पर्पल इंडिया कंटेंट की कंटेंट एडिटर है, जी वो कॉलम वगैरह लिखती है। और तीसरी बिटिया जो है वो घर परिवार मतलब गृहिणी है, MA BEd है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, समझ जाइए। वो एक फार्म हाउस है और उसमें जो है राइस मिल वगैरह है उसके। जी और चौथे बेटे हमारे जो हैं, जो चौथे नंबर के हैं, डॉक्टर ये इंजीनियर अभिषेक पांडे, जी वो बेंगलोर में है। एक कंपनी है फ्रांस की, जी। उसके मैनेजर है। इस तरह चारों बच्चे हमारे अपनी जगह से थे। अच्छा, परिवार और दोस्त इस सफर में आपकी कितनी मदद करते हैं? परिवार तो पूरा मदद करता है। परिवार की यदि मदद नहीं होती तो मैं कुछ लिख पढ़ नहीं पाता, मैं कुछ नहीं कर पाता। यदि परिवार ये चाहता कि नहीं मैं ये लिखूं पढ़ूं नहीं, वो जिम्मेवारियां मुझसे नहीं लेता, मेरे ऊपर ही पूरी जिम्मेवारी थोपे रहता, जो मैंने 62वें साल में सौंप दी जिम्मेवारी परिवार को उनके जिम्मे, तो मैं कहाँ से लिख पाऊं। और दूसरी बात, सपोर्ट भी किया है परिवार ने। ये मेरे दोनों बेटे, मेरे दोनों बहुएं, मेरी श्रीमती जी, मेरे पोते पोती, ये सभी जो है मेरे सपोर्ट में रहते हैं। यहाँ तक कि ये जो है इसका PDF बनाना और जो भी ऑनलाइन चीजें हैं, चूंकि हम नहीं कर पाते, जी वो सब ये लोग करते हैं। और विदेश यात्राओं की व्यवस्था करना जी और इनको छपवाने में सहयोग देना, लिखने में जो है सहयोग देना, ये हर तरह से हमारे जो है परिवार से हमें सपोर्ट मिलता रहता। और मित्रों की बात है, यदि मित्रों का नहीं सहयोग होता तो मैं इस लेवल पर होता ही नहीं। मित्रों की वजह से ही, उन्होंने ही मुझे जो है उत्साहित किया, मैं एयरफोर्स में गया। मित्रों ने ही उत्साहित किया तो मैं वो इतना बड़ा धंधा पेट्रोल पंप लेके आया। मित्रों ने ही उत्साहित किया तो मैं राजनीति में प्रदेश लेवल तक की राजनीति किया और उस लेवल तक कार्य किया। मित्रों ने ही प्रोत्साहित किया है तो मैं आज ये कविता गीत लिख भी रहा हूँ। इसमें तो कई हमारे मित्र हैं, नाम लेना है तो नाम तो अभी प्रेजेंट के हमारे मित्र हैं बाबा, ये सत्यप्रकाश शुक्ल बाबा हैं, वो भी छुपे हुए थे। वो अग्रहार के थ्रू उनकी मैंने खोज की और उनको लाइन में लाया। आज उनकी उपन्यास, भाष्य के साथ साथ तीन जो है कहानियों की किताब जो है प्रकाशित हो गई हैं और काफी चर्चित हैं। और काफी जो है इसके साथ ही और भी हमारे कवि मित्र हैं, दोस्त हैं, जो हमारे अग्रहार के ये साथ में हैं। और अग्रहार अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपसे कहा हो कि ये कहानी कविता लिखने से क्या होगा? देखिए, अपने अपने विचार होते हैं। कुछ लोग कहते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। पहले तो शुरू में हर आदमी को कहीं न कहीं से ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है जी, लेकिन जब वही चीजें रंग लाने लगती हैं, वही चीजें उन्हीं की वजह से आपको सम्मान मिलने लगता है, उन्हीं चीजों से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है, तो जो वही लोग कहने वाले होते हैं वही फिर जो है बदल जाते हैं। फिर कहते हैं कि नहीं, आपने अच्छा किया, मतलब हमारा कहना चाहिए। आपके बच्चे में, चारों बच्चे में कोई ऐसा है जो कहानी कविता की तरफ जा रहा हो? बच्चों में तो बहुत तरह हम नहीं कह सकते। वो हमारी लड़की बड़ी वाली तो लिखती है, ये क्या नाम है, कॉलम वगैरह लिखती है जी, समाचार लिखती है जी, और छोटी वाली बेटी चित्र बनाती है।
और वो भी जो है कुछ लिखती है। हमारे ये जो है बड़े वाले बेटे हैं, ये पढ़ाने में बहुत माहिर हैं। डिग्री कॉलेज कुशीनगर में बच्चे इनकी क्लास को जो है 100 की संख्या में अटेंड करते हैं, और क्लास नहीं अटेंड करते इनके लिए जो है खिड़कियों पर बैठ के जो है क्लास इनका अटेंड करते हैं। ये उनमें जो है वो रहते हैं। और जो छोटे वाले बेटे हैं इंजीनियर अभिषेक पांडे जी, वो कैप जेमिनी कंपनी, इसके मैनेजर हैं वहाँ बेंगलोर में। और AI वगैरह के और भी बहुत उनकी ट्रेनिंग है, पूरा मैं नहीं जानता। उन्होंने जो है उसका जो है म्यूजिक बनाया। तो कहते हैं कि जब मैं वो होता हूँ किंकर तब विमूढ़ होता हूँ, परेशानी में आता हूँ, तो पापा जी आपकी वो जो गीत है उसी को सुनता है। मैं कौन सी? अरे मन अब तू सोच, तुम्हें है अब आगे क्या करना, आगे बढ़ना है या दर पे तुमको यहीं खड़े रहना, आगे बढ़ना है या दर पे तुमको यूं ही खड़े रहना। तो ये सुनता हूँ तो मुझे जोश आ जाता है कि मैं आगे बढ़ूं, जहाँ हूँ वहीं पड़ा रहूं। तो इस तरह। और जो हमारी बड़ी बहू है वो MA BEd है, इंटर कॉलेज में पढ़ा भी रही थी, और घर गृहस्थी का काम बहुत अच्छी तरह देखती है। भोजन वगैरह बहुत सुंदर बनाती है, बहुत अच्छा सेवा सत्कार भी करती है। दूसरी बहू भी करती है सेवा सत्कार। दोनों बहुएं जो है एक से एक करती रहती हैं। दूसरी बहू जो है M.Tech है, कंप्यूटर साइंस। और वो जो है ये जो टेक्निकल चीजें हैं इसकी, उसमें मुझे सहायता की जरूरत पड़ती है। छोटी वाली बहू से? छोटी बहू तो टेक्निकली वो मुझे सहायता देती है, और कहीं कहीं मेरा मामला फंसता भी है जी, तो वो निकाल देती है, कहीं कहीं से खोज देती है। तो इस तरह। अब श्रीमती जी हैं, वो जो भी मैं कविता लिखता हूँ तो उनको सुनाता हूँ। किसी को पसंद करती हैं, किसी को नहीं करती हैं, वो सुनने का काम। जी वो करती हैं। और इस तरह। अच्छा, ये जो हमारे पोते लोग हैं वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि बाबा जी को इतना सम्मान मिल रहा है, इतनी किताबें लिख दी गई। इनके जब टीचर्स लोग पूछते हैं तो ये ले जाके टीचर्स को किताबें भी देते हैं। वो लोग भी कहते हैं हाँ भाई तुम्हारे बाबा इतना लिख रहे हैं। तो अच्छा, प्रेजेंट में इस समय पॉडकास्ट हो रहा है तो प्रेजेंट में दिवाली का माहौल चल रहा है, कुछ दिवाली पे आप कविता लिखे हैं कभी? हाँ लिखे हैं। ये कविता चाहे तो हम प्रेजेंट कर सकते हैं। जरूर जरूर। एक कविता है जिसका शीर्षक है घर घर दीप जले। घर घर दीप जले, आई दिवाली दीपों वाली, घर घर बात चले, घर घर दीप चले। चारों तरफ है घोर अंधेरा, तमने है हर सै को घेरा। अपने टिमटिम के प्रकाश संग, दिया जले न डरे, घर घर दीप जले। दीपों के उजले प्रकाश में, जन मन के उल्लास में, नाचें गाएं खुशियां मनाएं, अति उत्साह भरे, घर घर दीप जले। बरसा बीती आई दिवाली, रात अमावस काली काली, रात्रि कालिमा को कम करने, अगणित दीप धरे, घर घर दीप जले। दिवाली की धूम मची है, नौजवान बच्चों में खुशी है। अब बूढ़े देख देख कर हंसे, स्नेह दुलार पले, घर घर दीप जले। हर साल ऐसी दिवाली आए, आकर सब में खुशियां लुटाए। मीठे रसीले पकवानों का हर घर दौर चले, घर घर दीप जले। दीपों संग लक्ष्मी का आगमन, दीप ज्योति से प्रमुदित तन मन। साथी सहयोगी मित्र यार संग, मन्नू मिले गले, घर घर दीप जले,
आई दिवाली दीपों वाली, घर घर बात चले, घर घर दीप जले, घर घर दीप जले। धन्यवाद सर। अच्छा, एक चीज हमें बताइए, इस समय सोशल मीडिया का जमाना है, आप कभी सोशल मीडिया पे आएंगे कि नहीं अपनी कविता कहानी को लेके? सोशल मीडिया पर मैं यूट्यूब पर तो नहीं हूँ, मैं व्हाट्सएप पे अपनी कहानियों को, मतलब कविताओं को, गीतों को, भजनों को भेजता रहता हूँ। फेसबुक नहीं, जैसे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, जिससे मतलब लोगों के पास जाए, लोग उस कहानी कविता को सुने, अपना प्रतिक्रिया दे, उस पे प्यार दे, कुछ ऐसा करेंगे कि नहीं आप? नहीं, यदि ऐसा अवसर मिला तो करेंगे, काहे नहीं करेंगे। अवसर, सोशल मीडिया तो अवसर हर टाइम देता है। तो जैसे हम अभी तक हम व्हाट्सएप और फेसबुक दो ही चीज में अपने को प्रदर्शित करते हैं, अपने को जो है क्या कहते हैं, उसमें लिखते हैं अपनी कविताएं, अपने गीत वगैरह, और लोग उसी पर जो है उसको कमेंट भी करते हैं, उसी पर जो है अच्छा बुरा जो भी है लिखना है। अच्छा, दो चीजों पर हूँ मैं। नहीं तो सर, आपकी कविता जैसे है, हमें तो यही लग रहा है कि आपको यूट्यूब, इंस्टा, इन सब पे भी आना चाहिए। अब वो ये एक हमारी सोच है सर। ठीक है, तो वो तो यदि लोग चाहेंगे, हमारे बच्चे लोग चाहेंगे तो ये एक हमारी सोच, अपनी सोच एक बता रहे हैं सर। भी यदि चाहेंगे तो क्यों नहीं, आने में कोई हमें गुरेज तो है नहीं। अच्छा सर, आपकी आने वाली किताब का कोई नया प्रोजेक्ट जिसके बारे में लोग जान सके, श्रोता हमारे जान सके? हाँ, देखिए, मेरी 15वीं पुस्तक अमृत जीवन आ रही है जी, और वो छपने के क्रम में है। हो सकता है 2 महीने लगे, छप के आ जाएगी। उसमें जीवन से संबंधित, जीवन को कैसे हम अमृत बनाएं, कैसे करें, और उसके बारे में कविताएं हैं, देश दुनिया के बारे में हैं, देशभक्ति की हैं, कुछ प्रेम की भी हैं, प्रकृति की भी है। इस तरह कई विधाओं के साथ वो 101 कविताएं हैं, और उसका जो है प्रीफेस ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे डॉक्टर R.D. राय जी ने लिखा, वो प्रश्न है इसमें। अब पहली पुस्तक का जो है डॉक्टर उमाकांत राय जी ने लिखा था, और इसके बीच में तो और भी बहुत से प्रीफेस लिखे गए हैं, डॉक्टर मुन्ना तिवारी और डॉक्टर अजय प्रसाद द्विवेदी जी, और ये सत्यप्रकाश शुक्ल बाबा जी, आकाश महेश पुरी जी, श्यामनारायण गुप्ता जी, जितेंद्र पांडे जौहर जी, और इसके बाद एक अमिताभ जी हैं, हमारी लड़की बड़ी वाली डॉक्टर संगीता पांडे, हमारी छोटी बहू ज्योति पांडे। इन सबने जो है, इन सभी लोगों ने जो है प्रीफेस लिखे हैं हमारे, क्योंकि मेरी कविता की पुस्तक में मैं अपनी बात नहीं लिख पाता हूँ। मैं केवल, मेरी कविताएं होती हैं, और 1, 2, 3 जो भी प्रीफेस होता है वो विद्वानों का होता है, या पाठकों का होता है, या जो लोग उसको पढ़ के समझते हैं, वो अपनी राय लिख के उसका प्रीफेस देते हैं कि इस पुस्तक में क्या है, कैसे है। एक पुस्तक गीत जिंदगी के बम्बई में छपी थी, डॉक्टर हुबनाथ पांडे जी, जो बम्बई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा छपवाई गई थी, और उसका उन्होंने जो है प्रीफेस भी लिखा है। इस तरह काफी विद्वानों ने, अब नाम मैं भूल रहा हूँ और क्षमा भी चाहूंगा जिनका मैं नाम भूल गया हूँ, काफी विद्वानों ने मेरी पुस्तकों की प्रस्तावनाएं लिखी हैं। मेरी कविताओं में लोगों के नाम भी आ जाते हैं, जैसे एक हमारे पोता है हर्ष, तो ज्यादातर हर्ष नाम आया, एक उत्कर्ष है, तो एक तो पुस्तक का ही नाम जीवन उत्कर्ष है, और अंश है,
उन्नति हमारी होती है। इन लोगों पर भी मेरी कविताएं मैंने जो है लिखी हैं, उनके जन्म हो गए दिन पे। तो ये इस तरह मेरे चारों बेटे, दोनों बेटे, दोनों बहुएं, दोनों बेटियां, दोनों दामाद और पोतियां और जो है नातिन नाती, ये सभी का सपोर्ट हमें मिला। बल्कि बड़ी नतनी जो है एक कीर्ति पांडे, वो अंग्रेजी में कविताएं लिखती है और हमने कहा बेटा तुम प्रिजर्व करके रखो, उसको छपवाना। वो बी फार्मा है और एक कंपनी में सर्विस भी करती है। तो इस तरह वो अंदर जो है ना वो अंकुरण हो रहा है इस कविताई का, साहित्य। हाँ वो है। और इस तरह से अब ये लोग चाहे तो किसी में भी हो सकता है, लेकिन उस तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, इन सब से थोड़ा हट के हम आपको शुरू में एकदम लेके जा रहे हैं। आप अपने जीवन के बारे में हमें बहुत कुछ बताया है, जैसे आपका बचपन कहाँ बीता, पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई, कहाँ आप एयरफोर्स में गए, कहाँ से, फिर उसके बाद से एयरफोर्स से साहित्य तक का सफर आप बताए हमें। इन सबको लेके जब आप एयरफोर्स से निकले और साहित्य क्षेत्र में आप गए, तो इस पे कोई कविता आप लिखे कि नहीं? नहीं, उस पे लिखा तो नहीं, जो वहाँ अनुभव किया है उन्हें जी, वहाँ और चीजों को, या देश जाते हैं विदेश जाते हैं, वो जो मैं अनुभव करता हूँ देखता हूँ, उसमें कहीं न कहीं मेरी कविताओं कुछ अपने जीवनी पे आप कविता लिखे होंगे ना? मैं जीवन के बारे में मैंने अपने नहीं लिखा है। अब जीवन के बारे में तो मैं सोचता हूँ कि कोई दूसरा ही लिखे तो ठीक है। शुक्ला जी बाबा कहे कि मैं आपकी जीवनी लिखूंगा जी। हमने कहा ठीक है, आप मेरा पहले इंटरव्यू लीजिएगा तब जीवनी लिखिएगा। हाँ, मेरे बारे में सब जान पहले जानना पड़ेगा बारे में, उसके बाद से तो लिखा इस तरह बहुत से हैं। यहाँ तक कि मेरी बड़ी बिटिया भी जो ये जो एडिटर है वो भी कहती है। तो अपना लिखेंगे लोग। और मैं जो एडिट किया हूँ मैं बता दूं, उसके शोध पत्र का एडिट करके दिया है मैंने, वो भी जो है छपने को है, और एक कहानी संग्रह भी छपने को है जिसका एडिट किया हूँ। अच्छा, हमें लास्ट में एक कविता आप सुना दीजिए सर। देखिए, वही कविता मैं सुनाऊंगा जी, जो हमारी आने वाली पुस्तक अमृत जीवन जी का है, और जिसका जो भाव जो है अमृत से संबंधित है कि इस जीवन को हम अमृत कैसे बनावें। तो ये कविता है, उसका नाम दिया हमने जीवन पतंग। जी। बड़े भाग्य से हमने ये मानुष तन पाया, देवों को ये दुर्लभ वेदों ने है गाया। ये तुलसीदास जी की जी। उस पर हमने जो है अपनी कविता लिखी है। मिला है जीवन इसको चाहे जहां लगा दें, मिला है जीवन इसको चाहे जहां लगा दें, छुए आसमानों को या सागर में डुबा दें। मिला है जीवन इसको चाहे जहां लगा दें, छुए आसमानों को या सागर में डुबा दें। जीवन दीप जला है जगमग जग करने को, जीवन दीप जला है जगमग जग करने को। जलने दें या फूंक मार कर इसे बुझा दें, जलने दें या फूंक मार कर इसे बुझा दें। एक वीराने रेगिस्तान में फूल खिला है, एक वीराने रेगिस्तान में फूल खिला है। फलने फूलने का सुअवसर इसे मिला है। खुशबू इसकी दसों दिशाओं में फैलाएं, खुशबू इसकी दसों दिशाओं में फैलाएं, या खिलती जीवन बगिया में आग लगा दें, या खिलती जीवन बगिया में आग लगा दें। हाड़ कपाती सर्दी में ये आग जली है, हाड़ कपाती सर्दी में ये आग जली है। राहत इसकी गर्मी से लोगों को मिली है। आग जली है चाहे तो इसको जलने दें, आग जली है चाहे तो इसको जलने दे, या छींटे पानी की मार कर इसे बुझा दें, या छींटे पानी की मार कर इसे बुझा दें। अंतिम पंक्तियां हैं। मन्नू जग इन बातों में है उलझा उलझा, मन्नू
इन सब बातों में है उलझा उलझा, जीवन सफल हुआ उसका जो जन है सुलझा। डोर है अपनी हाथों में जीवन पतंग की, डोर है अपने हाथों में जीवन पतंग की। उड़ने दें आकाश में या धरती पे गिरा दें, उड़ने दें आकाश में या धरती पे गिरा दें। जीवन मिला है इसको चाहे जहां लगा दें, हुए चुए आप समानों को या सागर में डुबा दें। ये जो हमारा अमूल्य जीवन मिला है, इसको हम चाहें तो ऊंचाइयां दें, चाहे तो हम इसको दफना दें। तो इस तरह से हम जीवन हमारे हाथों में है, हम जीवन को जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। ये भाव, ये जो आने वाली हमारी पुस्तक है अमृत जीवन, उसका है। और कमोमेश भाव, कमोमेश ये भाव हमारी सभी पुस्तकों में जीवन सुधारने संबंधित है। और मैं चाहता हूं कि कम से कम एक आध किताब कोई जो टेस्ट करना चाहे वो पढ़े, और पढ़ के फिर और मेरे बारे में, मेरी लिखने के बारे में, मेरे लिखने के बारे में वो आपका जीवन परिचय हमें बतावे। हमें गड़बड़ हूँ, अच्छा नहीं हूँ, नहीं अच्छा लिख रहा हूँ तो मुझे सलाह दे, मुझे मार्गदर्शन करे। मैं पाठकों से, श्रोताओं से ये आग्रह करता हूँ। ठीक है सर, नमस्कार आपको। एक सैनिक का दिल जब कभी बनता है तो उनके शब्दों में देश, भावना और जीवन तीनों झलकती है। धन्यवाद आपको सर्जेंट अभिमन्यु पांडे उर्फ मन्नू जी, आपको एक बार फिर बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपकी आवाजों की उड़ान को, आपने शुक्ल जी को और सुजीत जी को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, हमारा इंटरव्यू लिया है आपने, ये मेरे लिए फख्र की बात है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करते रहें और चैनल को देखते रहें ताकि हम फिर अगले हफ्ते एक नया एपिसोड आवाजों की उड़ान में किसी नए आदमी के साथ दिखे। धन्यवाद।